द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सीधे हमारे इतिहास और हमारे वर्तमान दोनों की नब्ज टटोलता है। क्या आधुनिक भारत के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो 1950 में पैदा हुए या उनकी असली नींव 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में ही रख दी गई थी? बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने तक सीमित नहीं है। मतलब ये गहराई से समझने के बारे में है कि हम एक समाज के रूप में यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्या हम बस पुरानी व्यवस्थाओं को एक नया नाम दे रहे हैं या हमने वाकई कोई बहुत बड़ी वैचारिक छलांग लगाई है? और यही हमारी आज की बहस का मुख्य सवाल है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की संकल्पना ही हमारे आधुनिक भारतीय संविधान की वास्तविक आत्मा है? मेरा अपना नजरिया ये है कि इन दोनों के बीच एक एकदम सीधी वैचारिक निरंतरता है। मतलब स्वराज कोई साधारण राजशाही नहीं थी, वो जनता का शासन था। और मेरा मानना है कि वही भावना आज हमारे संविधान की रीढ़ है। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों मानती हैं, लेकिन देखिए मैं इसे एक थोड़े अलग चश्मे से देखता हूं। अच्छा? हाँ, मेरा मानना है कि स्वराज बेशक एक बहुत बेहतरीन, एक कल्याणकारी सुशासन का मॉडल था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो एक पूरी तरह से नई और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ओके। ये उस राजशाही वाले ढांचे से बुनियादी और संरचनात्मक रूप से अलग है। मतलब संविधान केवल ऐतिहासिक मूल्यों की कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस चर्चा को थोड़ी और गहराई में ले चलते हैं। अगर हम उस मूल विचार पर गौर करें जो स्वराज को परिभाषित करता है, तो वो केवल जमीन जीतना या सत्ता हथियाना नहीं था। वो जनता का शासन था जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों की भलाई था। हाँ, जन कल्याण तो था। बिल्कुल। और उस दौर में, मतलब 17वीं शताब्दी में, जब पूरी दुनिया में और भारत के कई हिस्सों में सत्ता का मतलब सिर्फ क्रूरता था, तब स्वराज में धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। तो आप खुद सोचिए, क्या यही न्याय और समानता आज हमारे संविधान का मूल नहीं है? आपका पॉइंट दिलचस्प है। मेरा तर्क एकदम सीधा है। हमने ये लोकतांत्रिक मूल्य पश्चिम से उधार नहीं लिए हैं। ये सीधे तौर पर स्वराज की उसी सोच का एक्सटेंशन है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्वराज की भावना ही संविधान की आत्मा है। एक मिनट, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आपने कहा कि ये एक सीधी निरंतरता है। मैं पूरी तरह मानता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मॉडल अपने समय से बहुत आगे था। एक ऐसा शासक जो प्रजा की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता हो, वो ऐतिहासिक रूप से महान है। बिल्कुल। लेकिन आप जिस समानता और न्याय की बात कर रही हैं ना, जरा उसके मैकेनिज्म यानी उसके काम करने के तरीके पर गौर कीजिए। स्वराज में न्याय कैसे मिलता था? क्योंकि राजा न्यायप्रिय था। तो हम एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां न्याय किसी की नीयत पर निर्भर नहीं है। आप नियत और व्यवस्था के बीच का फर्क बता रहे हैं। थोड़ा इसे और स्पष्ट करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया वो केवल एक दयालु सत्ता का निर्माण नहीं था। उन्होंने सत्ता का केंद्र ही बदल दिया। एक कल्याणकारी राजशाही में चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सत्ता का केंद्र राजा होता है। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। सही है। लेकिन एक आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का केंद्र जनता होती है। राजा यानी सरकार वो कोई दया नहीं कर रहा है, वो जनता का सेवक है। क्योंकि संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। गारंटी। हाँ, इस गारंटी शब्द पर ध्यान दीजिए। स्वराज में न्याय एक आदर्श था जो व्यवहार में इसलिए था क्योंकि शासक महान था, पर संविधान में न्याय एक कानूनी गारंटी है जो शासक के खराब होने पर भी आपको मिलती है। इसलिए मैं इसे एक निरंतरता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग मानता हूं। मैं समझ रही हूँ कि आप गारंटी और राजा की नीयत के बीच क्या अंतर कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं मानेंगे कि वो आदर्श ही तो आगे चलकर गारंटी बना? वो कैसे? श्रोता शायद यहाँ सोच रहे हों कि अगर नीयत अच्छी थी तो फिर नए ढांचे की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे मैं एक एनोलॉजी से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए स्वराज एक ओपन सोर्स कोड था। ओपन सोर्स कोड?
हाँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड जिसने पहली बार ये तय किया कि सत्ता का इस्तेमाल जनता की भलाई और धार्मिक सहिष्णुता के लिए होना चाहिए। जब डॉक्टर अंबेडकर ने आधुनिक भारत का संविधान तैयार किया तो उन्होंने उसी ओपन सोर्स कोड को लेकर एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ये दिलचस्प है। मतलब उन्होंने बस उसमें कुछ नए फायरवॉल्स और सिक्योरिटी फीचर्स डाल दिए, जैसे कि मौलिक अधिकार और कोर्ट। लेकिन जो कोर प्रोग्रामिंग है कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वो तो स्वराज के कोड से ही आई है ना। देखिए, आपकी यह ऑपरेटिंग सिस्टम वाली उपमा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इस कोड को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ता हूँ। आप कह रही हैं कि कोड वही है, बस फायरवॉल नए हैं। जी, मैं कहता हूं कि हार्डवेयर ही बदल गया, इसलिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना पड़ा। हार्डवेयर बदल गया मतलब ये कि स्वराज का जो कोड था वो एक राजशाही वाले हार्डवेयर के लिए लिखा गया था। उस सिस्टम में एक सुपर एडमिन होता है, यानी राजा। बाकी सब उस सिस्टम के यूजर हैं, यानी प्रजा। समझ रही हूँ। अब सुपर एडमिन अच्छा है तो यूजर्स खुश है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान रूपी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसमें कोई सुपर एडमिन है ही नहीं। इस नए सिस्टम का हर एक यूजर, हर एक नागरिक ही सिस्टम का मालिक है। और यही मुझे हमारे दूसरे और सबसे अहम बिंदु पर लाता है, प्रजा बनाम नागरिक का मनोविज्ञान। यह एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। आप कह रहे हैं कि प्रजा और नागरिक में सिर्फ नाम का नहीं, मानसिकता का फर्क है। बिल्कुल, और ये बहुत गहरा फर्क है। स्वराज के समय का जो भी ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण है, उसमें सशक्त सेना, मजबूत प्रशासन और प्रजा की सुरक्षा का जिक्र बार बार आता है। अब प्रजा का मतलब क्या है? प्रजा वो है जिसकी रक्षा की जाती है। सही बात है। प्रजा होने का मतलब है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपका शासक ताकतवर है। लेकिन क्या प्रजा ये तय कर सकती है कि उसका शासक कौन होगा? नहीं। इसके विपरीत संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता देता है। ये हमें नागरिक बनाता है। नागरिक होने का मतलब है कि मेरी सुरक्षा किसी की दया पर नहीं है, ये मेरा अधिकार है। और सबसे खास बात, बंधुत्वता या फ्रेटर्निटी। हाँ, बंधुत्वता। राजशाही में राजा ऊपर है, प्रजा नीचे, यानी एक वर्टिकल ढांचा। लेकिन बंधुता हमें क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल समानता देती है। संविधान ने राजा और प्रजा के रिश्ते को खत्म कर दिया। यहाँ हर नागरिक एक ही कतार में खड़ा है। तो क्या आप सच में मानती हैं कि ये महज एक पुरानी नींव पर बनी इमारत है? ये तो पूरी जमीन को ही बदल देने जैसा है। आपकी बात में बहुत दम है। और प्रजा और नागरिक का ये अंतर वाकई हमारे श्रोताओं के लिए एक आहा मोमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं यहाँ आपको थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। आप प्रजा को बहुत ही पैसिव या निष्क्रिय मान रहे हैं, जैसे प्रजा बस बैठी है और राजा उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन जरा स्वराज की वास्तविकता को देखिए। क्या स्वराज सिर्फ राजा की ताकत से आया था? नहीं, लोगों का समर्थन तो था। समर्थन ही नहीं, स्वराज ने उस समय के आम इंसानों में, किसानों में एक स्वाभिमान जगाया था। स्वाभिमान तो था, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। और सिर्फ स्वाभिमान नहीं, अपने हकों के लिए लड़ने का जज्बा था। स्वराज की संकल्पना में स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार शामिल था। ध्यान दीजिए, अधिकारों की रक्षा का अधिकार। जब 17वीं सदी में एक आम इंसान ये समझ गया कि उसे सम्मान से जीने का हक है, तो क्या वो मानसिक रूप से नागरिक बनने की दिशा में पहला कदम नहीं था? आप जिस हॉरिजॉन्टल समानता की बात कर रहे हैं, उसकी जमीन तभी तो तैयार हुई जब लोगों ने ये महसूस किया कि वे महज किसी की संपत्ति नहीं है। मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। अगर स्वराज ने वो मनोवैज्ञानिक आजादी न दी होती तो 1950 में संविधान लागू होने पर क्या लोग रातों रात लोकतांत्रिक नागरिक बन जाते? देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि स्वराज ने मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। उस दौर में उनमें ये चेतना जगाना कि ये हमारा राज्य है, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी इस बात पर जोर दूंगा कि चेतना होना और एक संस्थागत अधिकार होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? अगर चेतना है तो अधिकार तो अपने आप आ जाएंगे ना? ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं बताता हूं क्यों। स्वराज का मुख्य लक्ष्य क्या था? एक अत्याचारी या बाहरी सत्ता से मुक्ति पाना। ये एक सर्वाइवल और लिबरेशन का मॉडल था। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में जब संविधान लिखा जा रहा था,
तब लक्ष्य सिर्फ किसी को बाहर करना नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक बहुत ही जटिल चुनौती थी। उन्हें एक ऐसे समाज को एक सूत्र में पिरोना था जो सदियों की आंतरिक असमानता, जातिवाद और छुआछूत से बुरी तरह बटा हुआ था। तो आपका इशारा सामाजिक पदानुक्रम की तरफ है। एकदम सही। राजा भले ही न्यायपूर्ण हो, लेकिन समाज का ढांचा तो सामंती ही था ना। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सिर्फ सरकार चलाने का मैनुअल नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। हाँ, सामाजिक क्रांति तो है। संविधान ने उन ऐतिहासिक सीमाओं को तोड़ा है। उसने ये सुनिश्चित किया कि समानता सिर्फ राजा के दरबार तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति के घर तक पहुंचे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका सिर्फ एक कंपाइलर की नहीं थी, वे एक रिफॉर्मर थे। आप डॉक्टर अंबेडकर की योगदान की बात कर रहे हैं और मैं इसे 100% मानती हूँ। उनके बिना हम उस सामाजिक क्रांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको फिर से उसी मूल विचार की तरफ ले जाना चाहती हूँ जो इस पूरी यात्रा को जोड़ता है। कौन सा विचार? एक बहुत ही शानदार वाक्य है, स्वराज मेरा अधिकार ही नहीं, संविधान मेरी जिम्मेदारी है। जरा इस लॉजिक को समझिए। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। स्वराज क्या था? वो हमारा अधिकार था, वो अधिकार जिसे एक लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया गया। और संविधान क्या है? संविधान उस अधिकार को बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। इसमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की भी बात है। सही है। क्या ये मौलिक कर्तव्य जैसे देश की रक्षा करना, सामाजिक समरसता बनाए रखना, क्या ये स्वराज के आदर्शों से अलग हैं? नहीं, शिवाजी महाराज के दौर में जो काम मावले कर रहे थे, आज संविधान वही काम एक आधुनिक नागरिक से करने की अपेक्षा करता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा गया तर्क है। मैं मानता हूं कि स्वराज मेरा अधिकार ही नहीं, संविधान मेरी जिम्मेदारी है वाला विचार एक पुल का काम करता है। लेकिन आप जानती हैं, मेरा काम यहाँ उस पुल की मजबूती को चेक करना है। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे चेक करें। देखिए, जब आप कर्तव्यों की बात करती हैं तो ऐतिहासिक स्वराज में कर्तव्य राज्य के प्रति थे, राजा के प्रति थे। लेकिन संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान के आदर्शों और संस्थाओं के प्रति हैं। मैं मानता हूं कि दोनों का अंतिम लक्ष्य जनता का कल्याण है, लेकिन तरीका यानी हाउ वो पूरी तरह बदल चुका है। तो आप कह रहे हैं कि आत्मा शायद एक ही है, पर शरीर बिल्कुल नया है। मैं इसे ऐसे कहूंगा कि प्रेरणा एक है, लेकिन मैकेनिज्म नया है। जब स्वतंत्र भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया वो ये था कि उन्होंने हमारे इतिहास से धार्मिक सहिष्णुता जैसे बेहतरीन मूल्य उठाए। लेकिन फिर उन्होंने उसमें कानूनी गारंटी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे क्रांतिकारी टूल्स जोड़ दिए। ये सिर्फ एवोल्यूशन नहीं था, मतलब ये एक म्यूटेशन था जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे लगता है कि हम इस बहस के सबसे निष्कर्षकारी मोड़ पर आ गए हैं। हमारे श्रोताओं को अब तक ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये विषय ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ग्रे के बहुत सारे शेड से भरा हुआ है। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं जिन पर हम दोनों एक मत हैं। हम दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि न्याय, भेदभाव का विरोध और जनता की भलाई को सर्वोपरि रखना ये बुनियादी सिद्धांत स्वराज में भी धड़कते थे और आज संविधान में भी धड़कते हैं। एकदम सही। और कोई भी इतिहासकार इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि स्वराज के मॉडल ने भारतीय मानस में गुड गवर्नेंस का एक ऐसा मानक तय कर दिया था जिसे आज तक इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन हमारी सहमति के बावजूद वो जो मूल वैचारिक मतभेद है वो अपनी जगह कायम है। मेरा नजरिया अभी भी यही है कि ये एक क्रमिक यात्रा है। मैं मानती हूँ कि आधुनिक संविधान उसी स्वराज की आत्मा का तार्किक और संस्थागत विस्तार है। जिस स्वाभिमान की चेतना का जन्म स्वराज के तहत हुआ था, उसी ने एक परिपक्व रूप लेकर आज के मौलिक अधिकारों का रूप लिया है। ये एक ही पेड़ की जड़ और उसकी शाखाएं हैं। और मेरी असहमति इसी बात पर कायम है कि जड़ और शाखाओं का ये रूपक यहाँ पूरी तरह फिट नहीं बैठता। मेरी नज़र में ऐतिहासिक स्वराज एक अत्यंत प्रेरणादायी लेकिन व्यक्ति केंद्रित सुशासन का मॉडल था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया ये संविधान एक नई संस्था केंद्रित लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
ये एक वैचारिक छलांग है जहां इंसान सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि समान अधिकारों वाला नागरिक बन जाता है। स्वराज से संविधान तक की ये चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। श्रोताओं, हमने आज देखा कि कैसे इतिहास सिर्फ पीछे मुड़कर देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक लेंस है जिससे हम अपने आज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रजा होने की सुरक्षा बनाम नागरिक होने का अधिकार। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात जो आज उभर कर आई है वो वही पंक्ति है, स्वराज मेरा अधिकार ही नहीं, संविधान मेरी जिम्मेदारी है। हम अक्सर अधिकारों की बात बहुत जोर शोर से करते हैं, लेकिन उस अधिकार को सहेज कर रखने की जो जिम्मेदारी है उसे भूल जाते हैं। बहुत सही कहा आपने। हम अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। आप खुद सोचिए, क्या आज का हमारा लोकतांत्रिक ढांचा हमारे उस शानदार इतिहास का ही एक आधुनिक वर्जन है, या फिर हमने एक बिल्कुल नई व्यवस्था खड़ी की है? आप नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को किस तरह देखते हैं? इस वैचारिक यात्रा पर अपने निष्कर्ष खुद निकालें। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।